साथियों को संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज खासकर युवाओं का दिन है और मैं आज बहुत सारे युवाओं को यहाँ पर देखकर गदगद हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था एक स्वस्थ भारत का, और एक ऐसा सपना देखा था बाबा साहब ने कि इस देश में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और न्याय, इन तत्वों के ऊपर आधारित भारत का, नए भारत का निर्माण होगा। इसीलिए आज जो भी जितने भी नए साथी जुड़े उनका मैं तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन खासकर तथागत बुद्ध का और बाबा साहब का, ज्योतिबा फूले का युवाओं के लिए क्या संदेश है, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। जैसे कि बाबा साहब ने कहा है कि इस देश को हमें राष्ट्र बनाना है, और वो कहते हैं कि ये देश अभी तक राष्ट्र नहीं बना है। वो कहते हैं कि those who thinks that this is a nation, they are in the confusion, they are in illusion। वो भ्रम में है कि एक राष्ट्र है। वो कहते हैं कि राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र के बीच में जितने भी बाधाएं हैं, वो बाधाओं को हमको खत्म करना पड़ेगा। तो वो बाधा खत्म कैसी होगी, इसीलिए बाबा साहब ने 2 पॉइंट का प्रोग्राम हमें दिया है आधुनिक भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लिए। तो वो एक है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथन भारत खड़ा करने के लिए हमको भारत का संविधान दिया है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी है, और हमको बाबा साहब ने कहा है कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, संवैधानिक नीतिमत्ता से हमको संवैधानिक पद्धति को अवलंबित करना पड़ेगा। इसके बल पे हम लोग संविधान का एक अच्छा भारत खड़ा कर सकते हैं। दूसरी चीज बाबा साहब ने हमको दी है, वो है तथागत बुद्ध का धम्म। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि मॉडर्न साइंस इकोइंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान जो है ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। इसी तरीके से बाबा साहब ने ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान ये जो है ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट पढ़ते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उस वक्त की संविधान सभा की चर्चाओं को अगर हम पढ़ लेते हैं, 10 वॉल्यूम है बड़े बड़े, तो हमको ये पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने आधुनिक भारत का, समर्थ भारत का कैसा सपना देखा था। तो वो ये सपना देखते वक्त ये बोलते हैं कि मैंने जो सपना संजोया है, इस सपने को संजोए रखने के लिए हमको नई जनरेशन जो है, आधुनिक पीढ़ी है, इसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने 3 बातें हैं जो यूथ लोगों को, युवकों को करने के लिए कही है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की 3 जो है वो 3 कंसेप्ट है, 3 मेरे टारगेट्स है, 3 मेरे दैवत है। तो पहला दैवत मेरा है विद्या, विद्या है एजुकेशन। वो कहते हैं कि जैसे मुझे समझ में आया और मैं जैसे जैसे पढ़ता गया, तो मेरे मन में एक बात ध्यान में आई कि जो अछूत लोग है, SC ST OBC लोग जो है, जो शूद्र लोग है, इनको अगर अपना जीवन अच्छा बिताना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अपनी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 1942 में बाबा साहब एक पूना के कॉलेज में गैदरिंग के लिए चीफ गेस्ट करके गए थे। तो उस वक्त बाबा साहब ने बहुत ही बढ़िया संदेश दिया था। वो संदेश सुनकर यूथ लोग आए और बाबा साहब को मिले, कि बाबा साहब को कहने लगे कि बाबा साहब, हम आपके आंदोलन में आकर काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहला आपका सपना होना चाहिए कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ूं। क्योंकि उन्होंने 1943 में 16 लोगों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजा था। उसमें से 16 लोगों में से सिर्फ 4 ही लोग ऐसे अच्छे निकले जिनके बारे में बाबा साहब ने जो सोचा था उसी विचार पर वो काम करते रहे। एक गजबे नाम के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए थे। तो उनको फिर बाबा साहब ने बुलाया मुलाकात के लिए और पूछा कि आप क्या करते हो। तो कहने लगे कि बाबा साहब, मैंने बहुत पढ़ लिया है, मैं साइंटिस्ट बन गया हूँ, और अभी मैं मेरी फैमिली और मेरा खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करने की बात करना चाहता हूँ। तो बाबा साहब उनके ऊपर काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला था कि मैंने आपको इसीलिए फॉरेन एजुकेशन लेने के लिए नहीं भेजा था। तो उन्होंने उनकी शिक्षा पूछी तो वो कह रहे थे कि मैं अभी PhD कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में।
तो बाबा साहब उस वक्त कहते हैं कि इवन योर पीएचडी इज ऑल्सो नथिंग, बट इट इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ हायर एजुकेशन। आपकी अगर रिसर्च भी करते हो, पीएचडी भी करते हो, उससे भी ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, यही आपका सपना होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा साहब ने सबसे पहला जो उनका जो दैवत है वो है एजुकेशन यानी विद्या। दूसरा बाबा साहब कहते हैं कि मेरा दूसरा दैवत है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट के आधार पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि जब मैं स्कूल में बैठता था तो मुझे स्कूल में अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, मैं दरवाजे के बाहर बैठता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं चौथी कक्षा में पढ़ रहा था और गुरुजी ने एक ब्लैक बोर्ड पर कोई गणित करने के लिए कि सभी विद्यार्थियों को बोला, लेकिन स्कूल में जो अंदर बैठे हुए सारे स्टूडेंट थे उस उनको किसी को भी वो जो गणित है उसका आंसर नहीं आ रहा था। और एक ही लड़के का हाथ खड़ा था, वो लड़का भीमराव था, लेकिन वो दरवाजे के बाहर था। तो वो गुरुजी को ऐसा लगा कि ये इतना गरीब लड़का है, कक्षा से बाहर रहता है, फिर भी इतना अच्छा गणित जानता है। तो उन्होंने उनको उसको बुलाया कि वो ब्लैक बोर्ड पे गणित सॉल्व करके बताए। लेकिन वहां के जो बच्चे हैं वो हलबला गए, वो उन्होंने माहौल खड़ा कर दिया कि रुको गुरुजी, हमारी जो भोजन के जो टिफिन है वो उस ब्लैक बोर्ड के नीचे है, इसका अगर स्पर्श हो जाता है तो हमारा खाना खराब हो जाएगा। तो उस वक्त बाबा साहब ने वो पढ़े पे जो ब्लैक बोर्ड था उसके ऊपर गणित सॉल्व करके बताया, लेकिन उन्होंने किसी ने भी बाबा साहब की बुद्धिमत्ता की तारीफ नहीं की। तो बाबा साहब कहते कि ऐसे मेरे जीवन में अनेक निजी अनुभव है। मुझे बैलबंडी से उतार दिया गया था, मुझे रेल में बिठाया नहीं जाता था, मेरी नाई जो है मेरी हजामत नहीं करता था, मेरी कटिंग भी नहीं करता था। ऐसे हालात में मैंने सीखा हूँ, और मैं इसीलिए सीख गया हूँ कि मुझे मेरे गुरुओं से, जो कि महान समन संघीय, मेरे गुरुओं से मुझे प्रेरणा मिली थी। उनके सबसे पहले गुरु थे तथागत भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध का जो चरित्र है 1907 में जब वो पहली बार मैट्रिक हुए थे, एसएससी की उन्होंने एग्जाम पास की थी, तब ये गुरुजी थे उनके उनके बगल में जो उनके पिताजी के फ्रेंड थे, उन्होंने केलुस्कर गुरुजी, उन्होंने उनको भगवान बुद्ध का एक किताब प्रेजेंट दिया था। और जब बाबा साहब ने वो बुद्ध की किताब पढ़ी, बुद्ध का चरित्र पढ़ा, तो बाबा साहब का पूरा सोचने का ढंग ही बदल गया। और बाबा साहब फिर बहुत ही गहराई से पढ़ाई करने लगे। वो कक्षा की पढ़ाई तो करते ही थे, लेकिन अवान्तर का वाचन बहुत ज्यादा करते थे। बाद में 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए 20 जुलाई को। तो उधर जाने के बाद उनके 4 ऐसे प्रोफेसर थे, उनमें से एक जॉन ड्यूई के बारे में आप जानते होंगे शायद। जॉन डी आधुनिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी है और एजुकेशनलिस्ट भी है। तो जॉन ड्यूई, डॉक्टर गोल्डनवाइजर, प्रोफेसर सेलिंगमैन और प्रोफेसर कैनन, ऐसे बड़े बड़े उस वक्त के फिलोसोफर लोग बाबा साहब को पढ़ाते थे। और बाबा साहब ही वॉज द ओनली वन स्टूडेंट हु वॉज अलाउड टू सिट इन द टीचर्स रूम। वो इसीलिए टीचर्स के रूम में उनको अलाउ किया जाता था क्योंकि वो बहस करते थे। वो अपनी पढ़ाई की कक्षा की पढ़ाई तो करते ही करते थे, लेकिन वो अवान्तर जनरल स्टडी बहुत करते थे, बहुत सारी किताबों पढ़ते थे। ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब ने बीए की डिग्री होने तक करीब करीब 2000 अवान्तर किताबों को पढ़ लिया था। बचपन से भी उनको शौक था किताबें पढ़ने का। तो बाबा साहब कहते कि पहला मेरा जो दैवत है वो विद्या है, दूसरा है सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के बदले पे कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। और उन्होंने जिंदगी भर ये दोनों गुण उनके बीच में रखे। और बाबा साहब कहते कि तीसरा मेरा जो गुण है, मेरा मेरा दैवत है, वो है सील, मोरालिटी। वो कहते हैं कि जो अगर कितना भी पढ़ा लिखा अगर कोई इंसान हो, लेकिन अगर वो सीलवान नहीं हो, उसमें मोरालिटी अगर नहीं है, तो उसकी विद्या का, उसकी एजुकेशन का गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि बमन लोग जो है वो पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन बहुजन समाज का शोषण करने के लिए अपनी विद्या का और अपनी ज्ञान का इस्तेमाल वो करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि विद्या, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान और शील, ये 3 बातें जो है मेरे जीवन की नींव इन 3 बातों के ऊपर खड़ी हो चुकी है।
और इसीलिए मैं इतना आधुनिक दुनिया में इतना बड़ा बन गया हूँ। कोई मेरे ऊपर आरोप नहीं कर सकता कि मैं किसी सील का कभी उल्लंघन किया हूँ। बाबा साहब जब पार्लियामेंट में भी थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब पार्लियामेंट में बाबा साहब को कोई भी रोक नहीं सकता था। इतनी ताकतवर उनकी फिलोसॉफिकल टॉक हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में। और इसीलिए गांधी और कांग्रेस के सारे जो विद्या विद्या से अर्जित लोग थे, वो सारे बाबा साहब को डरते थे। वो बाहर जाके बाबा साहब के खिलाफ पॉलिटिक्स खेलते थे, लेकिन उनको संसद में कोई भी हरा नहीं सकता था। ये बाबा साहब का कैरेक्टर ऐसा बना था। और बाबा साहब कहते हैं कि ये मैं इसीलिए कह रहा हूं पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास। पढ़ा लिखा जो समाज होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो प्रभावशाली वर्ग होता है, क्योंकि वो ही कैन फोरसी, वो भविष्य में देख सकता है, वो समाज को लीड कर सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर होती है तो इंटेलेक्चुअल क्लास के ऊपर होती है। उसको वो कहते हैं कि दुनिया के हर समाज का भवितव्य या स्ट्रेंथ जो है उस समाज के पढ़े लिखे लोगों के कंधे पर निर्भर होती है। तो बाबा साहब के ये सील, स्वाभिमान और विद्या के ऊपर ऐसे विचार थे, और यही विचार उन्होंने सारे जिंदगी भर निभाए। और उनके तीन गुरु आपको सभी को पता होगा। पहले गुरु तथागत बुद्ध है, दूसरे गुरु कबीर है, और तीसरे गुरु ज्योतिराव फूले है। तो बाबा साहब ने इन तीन गुरुओं से यही बात सीखी। भगवान बुद्ध से उन्होंने क्या सीखा? तो बुद्ध का पहल धम्मपद की दूसरी गाथा है, मनोपुपगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेत्वी छाया वन पाइनी। मन हर चीज का बेस है, मूल है। मन ये अगुआ है, हर चीज सबसे पहले मन में आती है। अगर किसी को गंदा या बुरा आदमी बनना है तो पहली सोच उसके मन में बुरी आ जाती है। लेकिन अगर वो बुरी सोच से सोचता है और कर्म करता है तो कर्म का विपाक, यानी उसके कर्म का और कृति का परिणाम भी बुरा होता है। और अगर वो अच्छे मन से सोचता है तो उसके हाथ से अच्छा काम हो जाएगा, और उसके कर्म का जो विपाक है, परिणाम है, वो अच्छा ही हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। जो प्रेरणा तुमको मिलती है और प्रेरणाओं की आदत तुम बना लेते हो, तो उससे तुम्हारे जिंदगी में परिणाम हासिल होता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने बुद्ध से ये बात ली थी। दूसरी बुद्ध की बात बाबा साहब ने कही है। बुद्ध कहते हैं कि अत्थाई अत्थनो नातो कोई नातो परोसिया अत्तना ही सुदंते नाथ लभति दुर्लभ। कि आदमी खुद ही खुद का स्वामी है, वो खुद ही खुद को दुरुस्त कर सकता है, दूसरा कोई उसको दुरुस्त नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें ही किच्चा तपंग अक्खा तारो तथागता, ये मार्ग पर तुम्हें ही चलना है। तथागत तो सिर्फ आपको मार्ग दिखलाते हैं, मार्ग बताते हैं। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि ये शील समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर मैं खुद चला हूं, इसीलिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इन मार्ग पे अगर चलोगे तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। और दूसरी बात ये कहते हैं बाबा साहब ने और बुद्ध ने दोनों ने कही है कि जिस समाज में तुम पैदा हो गए हो उस समाज के प्रति आपको आपकी जिम्मेदारी निभाना है। क्योंकि हम जिस उस समाज से आए हुए हैं कि वो समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे साथी ऐसे होते हैं, लोग होते हैं कि जिनको अभी खाने पीने की सुविधा भी नहीं है, उनको फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिल रहे, और उनको अपने निजी जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं अगर पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं अगर नौकरी करता हूँ, समाज में अच्छा बुद्धिजीवी बनता हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा फर्ज अगर क्या है तो है कि मैं समाज के लिए फिर से वापस देख लूं, मोड़ लूं। क्योंकि समाज की उन्नति करना मेरा एक निजी कर्तव्य है। बाबा साहब ने इसीलिए बोला है, उन्होंने 23 सितंबर को जो गुजरात में जो एक प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने कहा था कि अगर मैं मेरी समाज की सेवा करने के लिए अगर मैं असमर्थ रह जाता हूं तो मैं अपनी सर में गोली मारकर अपने आप को खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं अपने समाज के लिए सारी जिंदगी भर अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा, तो समाज के लिए मैं काम करता रहूंगा। और उसी हिसाब से अपने देश के बारे में भी वो सोचते थे। उनका सपना था कि भारत एक इस दुनिया का सबसे समर्थ राष्ट्र बने। इसीलिए बाबा साहब ने भारत को एक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के ऊपर आधारित एक बहुत ही समर्थ राष्ट्र खड़ा करने के लिए बाबा साहब ने बहुत बार सोचा है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का भी हमारे जीवन में ऐसा ही योगदान है। अगर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले अगर नहीं होते
तो हमारे समाज के अछूत लोग, खासकर हम लोग और जितनी भी महिलाएं हैं वो कभी पढ़ नहीं पाती थी। उन्होंने क्या क्या कुछ झेला है उनके जीवन में। सावित्रीबाई फूले को तो बहुत ही तकलीफ हुई है उस वक्त के जमाने, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज को और जो कास्टिस्ट सोसाइटी थी उसको कुछ भी नहीं माना और अपना कारवां जारी रखा है। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध के धम्म की जो शिक्षा है, जिसके आधार पर सम्राट अशोक ने अपना जम्बूद्वीप खड़ा किया था, जो कि आज के भारत से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा था। और बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि सम्राट अशोक का भारत जो था वो सही मायने में भारत, अच्छा भारत था, क्योंकि उस जमाने में हर इंसान को अपना हक जताने का अधिकार था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। अगर हमको पॉलिटिकल भारत, एक समर्थ भारत, अगर राजकीय भारत खड़ा करना है तो उसके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक भारत को खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए बुद्ध के धम्म की कल्चरल रेवोल्यूशन को लाना पड़ेगा और भारत के संविधान को हमको गहराई से सोचकर उसके हर आर्टिकल को, उसके हर प्रिंसिपल को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। और अगर ये आने वाली जनरेशन इसके ऊपर अगर गहराई से सोचती है तो मैं समझता हूँ कि आने वाले भारत देश का भवितव्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, संघं नमामि।